अब्राहम लिंकन का ये कोट आपके लिए ही है। आई एम अ स्लो वॉकर बट आई नेवर वॉक बैक। भले ही मैं धीरे धीरे चलूं, मैं पीछे कभी नहीं हटता। ये कोट सिर्फ इतना ही नहीं है। इट इज नॉट लिमिटेड टू वॉट यू रीड ऑन योर स्क्रीन। आप खुद देखिए, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हम क्या करते हैं कि हम हमारे गोल्स की डेट जो है वो पहले सेट कर लेते हैं कि मुझे ये एग्ज़ाम 2022 तक क्लियर करनी है या फिर 2023 तक क्लियर करनी है। अभी मैंने प्रिपरेशन की शुरुआत नहीं की और मैं एक डेट सेट कर लेता हूँ। फिर होता यह है कि उस डेट को अचीव करने के चक्कर में मैं सारी चीज़ें हड़बड़ी में करता हूँ। दैट इज़ नॉट ए राइट स्ट्रैटेजी। राइट स्ट्रैटेजी ये होती है कि आपकी जो खुद की कैपेसिटी है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप धीरे करिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं आप फास्ट करिए। आपकी जो खुद की कैपेसिटी है, दैट इज योर बेस्ट स्पीड, दैट इज योर बेस्ट पेस। आपकी जो बेस्ट कैपेसिटी है उतना करिए। धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ने लगेगी, धीरे धीरे डेप्थ बढ़ने लगेगी और उसके बाद आप खुद तय कर पाएंगे। आपके अंदर जब वो क्लैरिटी आ जाएगी, आप खुद तय कर पाएंगे कि कौन सी डेट पर, कौन से साल में आपको कौन सी एग्जाम क्लियर करनी है, एंड होपफुली वो एग्जाम क्लियर भी हो जाएगी। आज 7 सितंबर 2021 है। डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी IQ की टीम ने एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जामिनेशन के लिए है। ज़्यादा जानकारी के लिए यू कैन विजिट studiiq.com या फिर आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ द गुड न्यूज़ इज़ कि ये स्मार्ट कोर्स जो है इसके ऊपर फ्लैट 50% डिस्काउंट चल रहा है, ऊपर से 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी चल रहा है। फॉर दैट यू हैव टू यूज़ दिस टेक 10 कोड। ये ऑफर 9 सितंबर तक ही वैलिड है। आज हमारे टेबल के ऊपर है 3 इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, ग्रो अप स्टेट्स। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है, इनका नाम है डी सुब्बाराव। डी सुब्बाराव जो हैं ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं, बहुत ही फेमस हैं। इतने ज़्यादा तो आर्टिकल्स लिखते नहीं हैं, लेकिन जब भी लिखते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स लिखते हैं। तो ये वाला आर्टिकल जो है, दिस वन इज़ अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। और यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि जो जो पैसे हैं जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, टैक्स कलेक्ट किया जाता है, और ये टैक्स जो है कुछ पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है, बाकी के पैसे जो है वो राज्य सरकारों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो कुछ राज्यों की ये कांस्टेंट डिमांड रहती है कि हमें और ज़्यादा पैसे चाहिए, हमें और ज़्यादा पैसे दो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। और क्यों ये पॉसिबल नहीं है, क्या क्या बदलाव किए गए, यही सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने ये आर्टिकल में कुछ इंटरेस्टिंग बातें हमारे सामने रखी हैं। द रिसेंटली रिलीज्ड वाइट पेपर बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट सेइंग दैट its fiscal position is precarious and that the state is deeply mired in debt makes for distressing reading। तमिलनाडु ने हाल ही में एक वाइट पेपर रिलीज़ किया है और तमिलनाडु का कहना है, बेसिकली ऑफिशियली तमिलनाडु ने ये कहा है कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो एज ए स्टेट उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। दे आर स्ट्रगलिंग, उनके ऊपर थोड़ा कर्ज भी बढ़ चुका है, तो उनको रेस्क्यू चाहिए, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे चाहिए। दैट्स व्हाट दिस पेपर इज ऑल अबाउट। Fiscal federalism is a politically contentious issue in all federations। जितने भी दुनिया के देशों को आप देखेंगे जहाँ पर फेडरलिज्म है, यानी कि जहाँ पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और आपको स्टेट्स मिलते हैं देखने को, राइट, अलग अलग राज्य। कई देशों में स्टेट्स नहीं यूज़ कर, वो शब्द जो हैं दैट इज प्रोविंस। तो कई जगह पर प्रोविंस कहते हैं, कई जगह पर स्टेट्स कहते हैं, दोनों का मतलब जो है वो सेम ही है। तो जिन देशों में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स देखने को मिलती है, तो वहाँ पर आपको फिस्कल फेडरलिज्म, पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़े बहुत तो इश्यूज जो हैं, थोड़ी बहुत कड़वाहट तो आपको देखने को मिलती ही है। कुछ जगहों पर चीज़ें और ज़्यादा सीवियर हो सकती हैं, कुछ जगह पर प्रॉब्लम नियरली सॉल्व हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया की बात करें तो ईस्ट तिमोर जो है ये इंडोनेशिया से इसीलिए अलग हो गया क्योंकि एक लंबे समय से ये
खिटपिट चल रही थी पैसों के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के। सेंट्रल गवर्नमेंट हमें इनफ पैसा नहीं देती है, हमारे यहाँ पर ज़्यादा पैसे जनरेट होते हैं लेकिन फिर वो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उन राज्यों को भी पैसे देती हैं जो इतना कोई ख़ास काम नहीं करते। कुछ सालों पहले की बात है कि स्पेन जो है, स्पेन के अंदर ये एक लंबे समय से ये चल रहा है स्पेन के अंदर भी कि बार्सिलोना वाला जो पोर्शन है उसमें सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, बहुत पैसे वाला रीजन है वो। तो वहाँ के लोग भी ये डिमांड कर रहे हैं कि उनको एक अलग देश के तौर पर पहचाना जाए, या फिर स्पेन से वो अलग होकर एक अलग देश बनना चाहते हैं। इथियोपिया की बात करें तो इथियोपिया में आई एम श्योर आपको पता होगा कि वहाँ पर जो तिग्रे रीजन है वहाँ पर काफ़ी वायलेंस चल रहा है। कल एक न्यूज़ आइटम भी थी इथियोपिया को लेकर जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो इथियोपिया में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, हमें लगता है कि इट इज़ अबाउट एथनिक, अलग अलग ट्राइब्स के बीच में इश्यू चल रहा है। बट अगर आप उसको डीपली समझे देन यू विल फाइंड दैट इट इज़ ऑलवेज अबाउट रिसोर्स अपॉर्शनमेंट, यानी कि जो रिसोर्स हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर ही इश्यूज होते हैं। हमारे देश में जो अलग अलग आंदोलन हमने देखे हैं, जैसे कि पटेल आंदोलन, जाट आंदोलन एक्सेट्रा, तो इसमें भी हमने देखा कि लगता है कि ये कास्ट को लेकर या फिर ये पर्टिकुलर कास्ट का आंदोलन है, लेकिन उसके बहुत ही कोर में जाए तो वो क्या चाहते हैं, वो फॉर्मल जॉब्स चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने यंगस्टर्स के लिए। तो इट्स मोस्टली यू विल फाइंड दैट इट इज़ अबाउट रिसोर्स अपॉर्शनमेंट। वेस्ट एशिया को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो ऊपर लेवल पर हमें ये लगता है कि इट इज़ अबाउट सुन्नी वर्सेस शिया, राइट। बट ये ऊपर का लेवल है, सरफेस लेवल है। रीड बिटवीन द लाइंस आप करेंगे, चीज़ों को और गहराई से समझेंगे, देन यू विल फाइंड दैट इट इज़ ऑल्सो अबाउट रिसोर्स, इट इज़ ऑल्सो अबाउट पॉलिटिक्स एंड डोमिनेंस. It is certainly true that states are structurally disadvantaged in raising revenues commensurate with their expenditure needs. हाल ही में हमने देखा कि कैसे फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और कितनी सारी हॉस्पिटल्स, कितने सारे रिसोर्सेज जो हैं वो राज्य सरकारों को अपने सिटीजन्स को देने पड़े, और इसकी वजह से खर्च जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली पैसे कलेक्ट करती है, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी टैक्स जो है। फिर अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट के पास वो पैसे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसके ऐसे ट्रांजैक्शंस भी कम हुए हैं बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकल स्लो डाउन। तो जो इनकमिंग पैसे हैं उसका फ्लो कम हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस कोविड, और खर्च जो है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप खुद सोचिए, अगर आपके जेब में 10,000 है और आपका खर्च जो है वो 11,000 हो गया है, तो यू आर 1,000 माइनस, आपने 1,000 रुपये ऑलरेडी अपने फ्रेंड या फिर फैमिली मेम्बर से बोरो किए हैं, तो उसको भी आपको पे करना है। ऊपर से आपका खर्च जो है वो चल रहा है, इनकमिंग पैसे जो है वो कम हो रहे हैं। तो सेम सिचुएशन जो है वो राज्यों की है। और स्टेट्स और राज्यों की बात करें तो डेफिनेटली एक बात हमें माननी पड़ती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़े ज़्यादा पावर्स हैं इन टर्म्स ऑफ कलेक्टिंग मनी, स्टेट्स के पास उतने ज़्यादा पावर्स नहीं हैं। द एंटायर स्कीम ऑफ सेंट्रल ट्रांसफर्स टू स्टेट इज़ प्रिमाइज्ड ऑन करेक्टिंग दैट इम्बैलेंस। अब अलग अलग राज्यों में अलग अलग लेवल का डेवलपमेंट या फिर डेवलपिंग फेज में है। तो ये जो कुछ राज्यों का कहना ये है कि हम हमारे पैसे कलेक्ट करें और हम उन पैसों का इस्तेमाल करें, तो ऐसे देश जो है वो नहीं चल सकता। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे कलेक्ट करके राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उसके पीछे भी जो एक विचारधारा है वो वही है कि जो एक इम्बैलेंस है उसको हटाने की कोशिश जो है वो इन ट्रांसफर से करने की कोशिश। मीन्स हर देश में यही एक बेस्ट सिस्टम जो है वो अवेलेबल है। Importantly, the bias in the scheme of resource transfers to states and in matter of autonomy over the use has over time shifted substantially in favor of states. पहले ऐसा था कि सारी चीज़ें जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष में थी, ज़्यादातर चीज़ें सेंटर के पक्ष में थी और राज्यों के
पक्ष में बहुत कम चीज़ें थी। ज़्यादातर डिसीजन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता था कि वो कितने पैसे कब किस राज्य को देगा। लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें जो है वो काफ़ी चेंज होने लगी हैं। अगर हम हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को देखें तो उसमें कहा गया था कि पर्सनल इनकम टैक्स के पैसे और यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़ जो हैं, ये दो ऐसे सेंट्रल टैक्सेस जो हैं उसमें से स्टेट्स को कुछ पैसे मिल सकते हैं। बाकी की सारी चीज़ें जो हैं वो, या फिर सारे पैसे जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे इसमें अप्स एंड डाउन्स हुए, मीन्स इसकी डिमांड हुई, और फाइनली इन द ईयर 2000 ये तय किया गया कि टोटल जो टैक्स कलेक्ट होगा उसमें से एक फिक्स अमाउंट जो है वो राज्य सरकारों को दी जाएगी। टोटल अमाउंट जो कलेक्ट किया जाएगा उसमें से 42% जो है वो राज्य को, पहले वो 32 था, फिर 42, अब एग्जैक्टली 43 है, लेकिन उसमें से 1% जो है वो लद्दाख और कश्मीर के लिए, और बाकी का 42% जो है वो बाकी के राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के लिए, राज्यों के लिए है। यूनियन टेरिटरीज आर इंक्लूडेड इन इट ऑफ कोर्स, लेकिन ये 43% वाला जो है तो 1% एक्स्ट्रा है, तो वो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के लिए स्पेसिफिकली अलग से दिया जाएगा। The abolition of Planning Commission too has increased the autonomy of states vis-a-vis the center. Planning Commission के टाइम पर ऐसा चलता था कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यों को पैसे देती थी तो कहती थी कि आपको पानी के लिए यूज़ करना है, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करना है, एजुकेशन के लिए यूज़ करना है। लेकिन प्लानिंग कमीशन के जाने के बाद ऐसी सिचुएशन हो गई है कि स्टेट्स को पैसे दिए जाते हैं और फिर वो स्टेट के ऊपर है, वो डिसाइड करते हैं कि वो पैसे उनको कैसे कहाँ पर यूज़ करने हैं। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ग्रास रूट लेवल से नज़दीक है तो स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पता है कि किस जगह पर कितने पैसों की आवश्यकता है। तो यही विचारधारा से ये एक बदलाव किया गया, तो ये भी एक चीज़ स्टेट गवर्नमेंट के फेवर में है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को लेकर राज्य सरकारें कहती हैं कि ये CSS जो है उसमें भी ऐसा होना चाहिए, उसमें भी आप हमें छूट दे दीजिए, हम तय करेंगे कि हमें कहाँ पर पैसा यूज़ करना है। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो होती है उसमें ये होता है कि डेडिकेटेड कि एग्रीकल्चर के लिए पैसे दिए गए हैं तो फिर आपको एग्रीकल्चर के लिए ही उसका इस्तेमाल करना है। अब प्रॉब्लम यह है कि ऐसा होता है, कई राज्यों ने ऐसा किया भी है कि फिर वो अब उनको जो चीज़ें फेवरेट हैं, राइट, उनको जो डायरेक्टली बेनिफिट दे सकती है, ऐसी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं और सेंट्रल लेवल से कुछ चीज़ों को पूरे देश में इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता रहती है। तो ये चीज़ ना हो, इसके लिए ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के पावर्स जो है वो सेंटर ने अपने पास रखे। दूसरी चीज़ ये है कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि दिए गए हैं एग्रीकल्चर के लिए लेकिन आपने इस्तेमाल कर लिए किसी और चीज़ के लिए, तो ऐसा ना हो इसके लिए यहाँ पर थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना भी ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है। फिर GST को लेकर भी कई बार हम देखते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, मीन्स एक बैटल जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि GST जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस, मीन्स सभी राज्यों ने बिल पास किया था और 50% से ज़्यादा टेक्निकली स्पीकिंग राज्यों ने बिल को पास किया था। और GST काउंसिल हैं, सारे डिसीजंस जो हैं वो GST काउंसिल के द्वारा लिए जाते हैं। अगर वहाँ पर कोई कन्फ्यूजन है तो वोटिंग की सिस्टम भी है कि वोट से आप तय कर सकते हैं व्हाट इज़ यस एंड व्हाट इज़ नो, किस चीज़ पर हाँ और किस चीज़ पर ना मेजोरिटी के हैं, तो ये भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो यहाँ पर कुछ आपको गिव एंड टेक तो डेफिनेटली करना ही पड़ेगा। अगर इतने सारे राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट हैं तो इट इज़ इनएविटेबल कि हमें गिव एंड टेक कुछ लेट गो करना पड़ेगा। ओवरऑल चीज़ें जो है वो चल रही है। अब लेट्स होप कि GST का जो टैक्स बेस है वो ज़्यादा एक्सपांड हो और जो लीकेज है तो ये लीकेज कम से कम या फिर ना हो। जब ये होगा तो ज़्यादा पैसे आएंगे और ज़्यादा पैसे आएंगे तो ज़्यादा अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। लास्ट एक पॉइंट है सेसेस एंड सरचार्जेस का। सेसेस एंड सरचार्जेस जो है इसके ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है। सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है कौन सा सेस कौन सा सरचार्ज, और सारे के सारे पैसे जो है वो अपने पास रख लेती है। सेंट्रल गवर्नमेंट बाध्य नहीं है कि ये पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन वो राज्य सरकारों के साथ करे। तो हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे सेसेस और सरचार्जेस जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्रिएट किए हैं, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। आपको पैसों की आवश्यकता है, वी अंडरस्टैंड, लेकिन फिर आप इंक्रीज़ करते जाएंगे
अगर टैक्स बेस एक्सपांड नहीं हो रहा है तो फिर सेस और सरचार्ज इंक्रीज कर दीजिए या फिर ऐड कर दीजिए। तो दिस इज़ नॉट ए परमानेंट सॉल्यूशन। तो परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि सेसेस और सरचार्जेस जो है वो नहीं होने चाहिए। इंस्टेड अच्छा वाइड बेस हो और ज़ीरो लीकेज, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ये जब तक हम ये सोचेंगे इट इज़ इम्पॉसिबल, तो इट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉसिबल। वी हैव टू मेक इट पॉसिबल। ये विचारधारा के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। तो द बॉटम लाइन जो यहाँ पर डी सुब्बाराव के आर्टिकल में है वो ये है कि आप कितने भी चिल्लाएं, कितनी भी ऊंची आवाज़ से बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी उतने कोई ख़ास अभी फ़िलहाल पैसा नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड ये सारी चीज़ें। तो द बेस्ट इज़ कि आपके पास जो पैसे हैं, राज्यों के पास जो पैसे हैं, उन पैसों का वो सदुपयोग करें। मेक श्योर करें कि वो राइट, एक एक पैनी जो है वो राइट चीज़ों के पीछे वो स्पेंड कर रहे हैं। एंड लेट्स होप कि टैक्स बेस जो है वो वाइड होगा, लीकेज जो है वो कम होगा और अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन, टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो पूरा देश जो है वो तरक्की करेगा। लेकिन जैसे स्टार्टिंग में हमने बात की, इश्यूज जो हैं ये कांस्टेंट रहेंगे ही। आज के लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर एज वेल। ये वाला आर्टिकल जो है ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। ये आर्टिकल लिखा है हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब ने। अब ये आर्टिकल जो है वो हमारे ऑफ कोर्स सिविल एविएशन मिनिस्टर ने लिखा है एंड दिस आर्टिकल इज अबाउट ड्रोन। तो इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ कोर्स। अब ड्रोन्स की बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट फ्यू इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट ड्रोन्स। ड्रोन एक नया डायमेंशन, अभी तक क्या था कि आप फ्लाइट से ही एक जगह से दूसरी जगह पर स्पीडीली जा सकते थे और अगर आपको कोई सामान यहाँ से वहाँ भेजना है तो यू हैव टू यूज़ योर मोटरसाइकिल, ट्रेन, वाटरवेज। फ्लाइट्स भी हैं लेकिन फ्लाइट्स आर वेरी एक्सपेंसिव। बट ड्रोन जो है, ड्रोन विल मेक इट वेरी ईजी, इज़न्ट इट? आई एम श्योर आपने वो वेडिंग वाले फोटोग्राफ्स तो देखे ही होंगे, राइट? अलग अलग एंगल से चीज़ों को कवर किया जाता है। फिर हम फिल्मों में देखते हैं कितने ब्यूटीफुल सीन्स हमें नज़र आते हैं, यूट्यूब में कितने सारे ब्यूटीफुल वीडियोस अवेलेबल हैं। तो ये एक नई दुनिया हम देख सकते हैं। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को तो ड्रोन से काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। वीडियोस, ये सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पार्ट है, राइट? कुछ समय पहले, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है बट लॉकडाउन वाला जो फेज़ था उसी में हमने बात की थी, सेकेंड लॉकडाउन वाले फेज़ में हमने बात की थी कि आई थिंक इट वाज इन तेलंगाना। वहाँ पर ब्लड जो है, इमरजेंसी में एक जगह से दूसरी जगह पर ब्लड पहुँचाया गया यूजिंग ड्रोन्स। तो हॉस्पिटल क्षेत्र में या फिर मेडिकल फील्ड में ड्रोन्स कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपको एक जगह से दूसरी जगह पर कोई दवाई पहुँचानी है तो ड्रोन जो है वो फट से एक ही सिटी में, एक बिजी सिटी में जहाँ पर ट्रैफिक में आपको आवर्स लग सकते हैं, ड्रोन्स जो है वो काम 10-15 मिनट में ख़त्म कर सकता है। सो दिस इज़ वन थिंग। सेकंड थिंग, मैं कुछ बड़े बड़े सेक्टर्स के बारे में ही बात कर रहा हूँ, फिर छोटी छोटी चीज़ें आप खुद देख सकते हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट में काम आ सकता है। फिर अगर कहीं पर लेट्स से कोई त्यौहार और ऐसी चीज़ है तो क्राउड को मॉनिटर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेट्स इमेजिन कि कहीं पर डिज़ास्टर हुआ है, कहीं पर लैंडस्लाइड हो गया, कहीं पर बाढ़ आ गया, तो ड्रोन्स जो हैं उनके माध्यम से लोगों को लोकेट किया जा सकता है। और एक बार एक व्यक्ति जो है कहीं पर फंसा हुआ है तो वहाँ पर ड्रोन पहुँच जाएगा तो उसको भी एश्योरिटी हो जाएगी कि सरकार ने, मुझे पता चल गया सरकार को या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को कि मैं कहाँ पर हूँ, तो मदद आ जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो ड्रोन के माध्यम से की जा सकती हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है कि जब कुछ किसान जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब से उनकी मुलाकात हुई तो किसानों ने ये बताया कि कैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया प्रॉपर्टी को नापने के लिए, और जो कागज़ मिलने में उनको लगभग 1 साल से ज़्यादा वक्त हो जाता था वो 1 महीने के अंदर किसानों के हाथ में आ गया। उनकी प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड और सारी चीज़ें जो हैं वो अप टू डेट हो गई थैंक्स टू ड्रोन टेक्नोलॉजी। मेडिसिन भी हम एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं। और हमारे देश में अच्छी बात यह है कि
हमारे देश में एक तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आईटी और इंजीनियरिंग के टैलेंटेड यंगस्टर्स, टैलेंटेड लोग, अनुभवी सीनियर्स हमारे देश में हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि टेक्निकल लोग हैं, हमारे देश में एंटरप्रेन्योर्स भी इतने हैं। उनको पता है कि कैसे ये सारा टैलेंट जो है वो एक साथ एज एन ऑर्केस्ट्रा, आप कैसे अलग अलग म्यूज़िक या फिर अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स हैं उनको एक साथ बिठाकर कैसे आप एक अच्छा सा ऑर्केस्ट्रा प्ले कर सकते हैं। तो ये काम करते हैं एंटरप्रेन्योर्स। तो एंटरप्रेन्योर्स और एक इकोसिस्टम भी हमारे देश में काफ़ी अच्छी हैं। तो दिस आर गुड थिंग्स। ये चीज़ें हमारे पास हैं तो ड्रोन इंडस्ट्री में हम एक बड़ा नाम बन सकते हैं। और रूल्स एंड रेगुलेशंस भी काफ़ी कंड्यूसिव हैं। बहुत सारी डिस्कशन हुई, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन हुआ और प्राइम मिनिस्टर ने खुद एक इंटरेस्ट लिया, पर्सनल इंटरेस्ट लिया। और हाल ही में कुछ समय पहले कि लास्ट मंथ की बात है जब सरकार ने न्यू ड्रोन रूल्स 2021 जो हैं वो रोल आउट किए। न्यू रूल्स जो हैं इसमें पूरी थीम जो है न्यू रूल की वो वही है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है उसकी प्रोसेस काफ़ी इजी बना दी है। और ट्रस्ट जो है उसको सेंटर में रखा गया है। सेल्फ सर्टिफिकेशन, नॉन इंट्रूसिव मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। बहुत सारे अप्रूवल्स और क्लियरेंसेस जो हैं उनको हटा दिया गया है। चीज़ों को काफ़ी कुछ 25 जितने क्लियरेंसेस लेने की आवश्यकता थी, अब सिर्फ 5 आपको क्लियरेंसेस लेने हैं। फ़ी कैटेगरीज़ की बात करें तो कुछ 72 अलग अलग फ़ीस आपको पे करनी थी, अब सिर्फ 4 फ़ीस कर दी गई है, ओनली 4। तो सरकार ने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कट डाउन की हैं। सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है बिफोर रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग हैज़ बीन डन अवे विथ। और एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च किया जिसका नाम है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। ये नाम याद रखिएगा, आपको प्रीलिम्स में ऐसे प्रश्न जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी कोई इश्यू नहीं है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑफ कोर्स, क्योंकि अलग अलग ड्रोन जो है उसके अलग अलग फंक्शन होंगे। तो एनीवे सॉफ्टवेयर क्रिएट करने वाले भी अच्छे टैलेंटेड लोग जो हैं वो हमारे पास हैं और इकोसिस्टम भी काफ़ी धीरे धीरे जो है वो मैच्योर हो रही है। और बहुत सारी नई चीज़ें भी होगी, इज़न्ट इट? लेट्स टॉक अबाउट ई कॉमर्स। तो जो ट्रक में और ये सारी चीज़ों से सामान एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, तो वो फिर अब क्या होगा कि आपका ड्रोन जो है वो पार्सल डिलीवरी कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें जब सेट हो जाएगी तो एक नया क्षेत्र ऑल टुगेदर, जैसे मोबाइल फ़ोन के आने से और इंटरनेट के आने से जो एक बदलाव आया है हमारे जीवन में, ड्रोन के आने से उतना ही ज़्यादा, उतना ही बड़ा बदलाव जो है वो ड्रोन भी क्रिएट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ ड्रोन के बारे में तो मैं ये सोचता हूँ कि वी हैव टू थिंक अबाउट दिस कि ड्रोन जो है, अगर लेट्स से ड्रोन का एक्सीडेंट हुआ और ऊपर से सामान किसी के ऊपर गिरा तो वो नुकसान कौन उठाएगा? फिर वो एक चिंता का विषय रहेगा सेफ्टी को लेकर कि पहले रोड के ऊपर एक दूसरे के सामने जो हॉरिजॉन्टल एक्सीडेंट्स होते थे, अब वर्टिकली भी चीज़ें हमारे ऊपर गिरेगी, तो दैट विल बी अ मैटर ऑफ कंसर्न। और फिर जम्मू एंड कश्मीर में जो अटैक हुआ तो वो जब हम सोचते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो अ मैटर ऑफ कंसर्न। बट हम ऐसा सोचें कि मोबाइल फ़ोन के आने से आतंकवादियों को कम्युनिकेशन करने में काफ़ी इजी वो हो चुका है, और वो कम्युनिकेशन मीन्स क्योंकि वो इजीली कम्युनिकेट कर सकते तो ज़्यादा अटैक्स कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। वी कैन नॉट, एक दो प्रॉब्लम्स की वजह से ये बड़ी चीज़ जो है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। तो लेट्स होप कि ज़्यादा R&D, ज़्यादा फॉरवर्ड थिंकिंग से, ज़्यादा प्रोएक्टिवली चीज़ों को सोचने से हम कुछ इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। लेकिन डेफिनेटली ये बात तो सच है, जैसे ये इस आर्टिकल का टाइटल है जो कहता है कि ड्रोन्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट विल मैच इंटरनेट्स। जितना इंटरनेट ने इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्रिएट किया है उतना ही ड्रोन भी करेंगे। फ्यूचर में ऐसा भी होगा कि एक 12-13 साल का लड़का जो है, लड़का या फिर लड़की 12-13 साल का एक टीनेजर जो है वो ड्रोन का पायलट होगा या फिर होगी। शी कैन हैंडल ड्रोन, वो कुछ डिलीवरीज आप ख़त्म कर देंगे घर बैठे हुए और आप पैसे कमाएंगे। ऐसा भी समय आ सकता है और आएगा भी।
लेट्स मूव ऑन। आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी बात कि सिर्फ यूपीएससी के कोर्स पे नहीं, हमारे जितने भी कोर्सेज हैं सभी कोर्सेज के ऊपर फ़िलहाल ये डिस्काउंट चल रहा है जो 9 सितंबर तक वैलिड है। तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये 2 सोर्सेज के ऊपर से मिल जाएगी। लास्ट जो हमारा टॉपिक है, दिस वन इज़ अबाउट फ्रॉम फाइटर्स टू रूलर्स। फाइट करना ईजी है कंपेयर टू रूल करना। फाइटिंग इज ए टूल। रूल जो है, रूल करना जो है, दैट कैन बी सॉर्ट ऑफ अल्टीमेट गोल। कि लेट्स से कि अगर हम राजा महाराजाओं की बात करें तो युद्ध जो था वो एक माध्यम था। युद्ध से आप एक टेबल तक पहुंच सकते हैं, फिर यहाँ पर आपको एक अलग लेवल से स्ट्रेटेजीज से यहाँ पर सारी चीज़ों को सॉल्व करना। युद्ध भी स्ट्रेटेजी है, बट युद्ध इज़ मोर फिजिकल, रूलिंग इज़ मोर साइकोलॉजिकल, रूलिंग इज़ मोर it's more about system, you know what I mean, it's more intangible. तो तालिबान ने कंट्रोल तो कर लिया अफगानिस्तान का, लेकिन अब कुछ चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं और ये चैलेंजेस काफ़ी विजिबल है यहाँ पर, क्योंकि तालिबान के एक स्पोक्समैन ने कहा कि इसी हफ्ते हम एक सरकार स्थापित कर लेंगे। उसके बाद फिर से ये कहा कुछ समय के बाद कि अगले हफ्ते हम सरकार स्थापित कर लेंगे। अभी भी कोई फिक्स डेट जो है वो नहीं दी गई है। तालिबान कोई एक ऐसा ग्रुप नहीं है, तालिबान का कोई एक ऐसा लीडर नहीं है। तालिबान में भी छोटे बड़े ग्रुप्स इंक्लूडेड हैं। किसी ने किसी जगह पर कहीं ना कहीं पर सपोर्ट दिया था, तो वो भी सपोर्ट इसलिए दिया था क्योंकि उनकी भी कुछ कंडीशंस हैं, उनको भी कुछ चाहिए। तो हेलमंद प्रोविंस है, कांदाहार हैं, फिर दोहा में जो पॉलिटिकल ऑफिस है उनकी, तो वहाँ के जो लोग हैं उनकी विचारधारा थोड़ी अलग है। तो हर किसी को कुछ ना कुछ इसमें चाहिए या फिर अपने अपने व्यू पॉइंट्स हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है कि सरकार जो है वो कैसी, कब और कैसी बनेगी और कौन उस सरकार का हेड होगा। तो अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं है। तो इट्स नॉट ओवर येट। अब तालिबान को नया चैलेंज फेस यहाँ पर करना पड़ रहा है। समझ सकते हैं ना आपके यू नो, जिस सिर्फ जीत लेने से कुछ नहीं होगा। अब आपको 34 प्रोविंसेस हैं, तो कौन कौन आपके कैबिनेट के पोर्टफोलियो किसको देंगे आप, वाटर मिनिस्ट्री कौन संभालेंगे, इंटरनेशनल जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो कौन संभालेगा, फिर राज्यों के साथ कैसे डील होगा, प्रोविंसेस के साथ, फिर अलग अलग प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर या फिर गवर्नर्स कौन होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आपको अपन, कोई खुश रहेगा तो फिर कोई नाखुश हो जाएगा। तो ये अलग अलग चीज़ें। फिर ये भी खबर आई थी कि पाकिस्तान के जो आईएसआई के चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, वो काबुल गए थे और वो भी अपना एक पक्ष रखेंगे, वो भी अपना एक वेट डालने की कोशिश करेंगे। तो थिंग्स आर नॉट दैट ईजी एज यू कैन सी। अब हम बात करते हैं भारत की कि भारत को क्या करना चाहिए, भारत के लिए क्या क्या चैलेंज। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान और चाइना ये ओपनली ये सारी चीज़ें यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, ये एक बहुत बड़ा अलर्ट है भारत के लिए। भारत नहीं चाहेगा कि वो ऐसे एक तालिबान के साथ डील करे जो डायरेक्टली पाकिस्तान और चाइना के कंट्रोल में है। फिर हक्कानी नेटवर्क जो है, हक्कानी ग्रुप के लोग अगर मिनिस्ट्री का पार्ट बनेंगे तो भारत के लिए चिंता का विषय, क्योंकि इस हक्कानी ग्रुप ने भारत के ऊपर टेररिस्ट अटैक करवाए हैं और आज हमें उनके साथ टेबल के ऊपर बैठकर चीज़ों को नेगोशिएट करना होगा। दैट इज़ समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट फॉर इंडिया। भारत ने ये तो ऑफिशियली कह दिया है कि हमने तालिबान के साथ बातचीत करने की शुरुआत कर दी है। आपको याद होगा लास्ट वीक दोहा में जब मीटिंग हुई तब 2 चीज़ें भारत ने रखी थी। एक तो ये कि भारत ने ये कहा था कि जितने भी हमारे नागरिक हैं तो उनकी सेफ्टी, अफ़गानिस्तान में जो हमारे इंडियंस हैं उनकी सेफ्टी, एंड सेकंड थिंग कि अफ़गानिस्तान की मिट्टी का इस्तेमाल, अफ़गानिस्तान देश का इस्तेमाल नहीं होगा भारत के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए। तो अभी भी उन चीज़ों के ऊपर एश्योरिटी कोई नहीं मिली है, बट व्हाट वी कैन डू इज़ कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारा वेट ज़्यादा है, तो वी कैन ट्राई एंड मेक श्योर कि हम एक इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करें तालिबान के ऊपर कि एटलीस्ट ये 2 कंडीशंस हो और ये टेररिस्ट और ये सारे लोग जो हैं, ऐसे ग्रुप्स और ऐसे लोग जो हैं, उनको मिनिस्टर्स ना बनाया जाए। राइट, क्रिमिनल्स को
मिनिस्टर्स बनाया जाता है, लेकिन टेररिस्ट जब मिनिस्टर्स बन जाते हैं तो दैट्स अ वेरी डिफरेंट, ऑल टुगेदर एक नया लेवल है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि तालिबान के लीडर्स और तालिबान एज अ ग्रुप, जब तक ये जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल जो लोगों को एक आइडियल जीवन जीने के लिए जो राइट्स चाहिए, ये जब तक वो गारंटी नहीं देते हैं, तब तक उनके ऊपर सैंक्शंस जो हैं वो मेंटेन रहें। इसको लेकर एटलीस्ट हम काम कर सकते हैं। और दूसरे लेवल जब प्रेशर क्रिएट होगा, उसके बाद हम यहाँ पर भी देखेंगे कि हमें यहाँ पर भी कुछ डिस्काउंट्स मिलेंगे, डिस्काउंट्स इन द सेंस कि हमें जो चाहिए वो तब मिल पाएगा। तो इट्स अ गुड स्ट्रेटजी टू क्रिएट इंटरनेशनल प्रेशर ऑन तालिबान। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो शिक्षक पर्व को आज एड्रेस करने वाले हैं। हमारे देश में 1 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन्स को दिया गया, और केरला में निपा के केसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने केरला गवर्नमेंट को कहा है कि हॉस्पिटल और कम्युनिटी बेस्ड सर्वेलेंस को इंक्रीज़ करे ताकि ये निपा को कंट्रोल किया जाए। एक नया कोच रिलीज़ किया है, ऐसी 3 टियर इकोनॉमी क्लास। एंड बाकी की कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं, मैंने ऑलरेडी PDF जो है वो शेयर कर दी है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप डाउनलोड करने के बाद उसको देख लीजिएगा। कल जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और आज का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और जैसे मैं हर रोज़ कहता हूँ, और ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो यहाँ तक पहुँचे हैं, जिन्होंने एंड तक ये वीडियो देखा है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। जो 2 मिनट देखकर चले जाते हैं वो किसी के साथ तो शेयर भी करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि उनके पास वो बेस नहीं होगा, उनके पास वो नॉलेज नहीं होगी। लेकिन क्योंकि आप हर रोज़ इस वीडियो को पूरा देखते हैं, तो आप लॉजिकली भी कह सकते हैं कि क्यों ये वीडियो जो है वो स्टूडेंट्स को देखना चाहिए। सो आई लिव इट ऑन यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।